जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। हम क्लास 12th की एनसीईआरटी सीरीज के थे। ये हमारा चैप्टर 2 है। तो हमें शुरू करना था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इससे पहले हमने पढ़ा था अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन की वजह से, और हमने बताया कि 1900 से लेके 1300 तक जो हड़प्पा का लास्ट फेज था, जहां पे हड़प्पा में डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला था। तो हमने यहां से यहां तक पढ़ा था। अब हम कहां से शुरू करना है? 600 बीसी से लेके 600 सीई तक, मतलब कि 13 के बाद जो हम ये मान सकते हैं 600, इसके बीच में जो हमें एक टाइम पीरियड मिला था, ये टाइम पीरियड कितना? तीन तीन छह 900 जो साल, 900 साल जो थे, हमें एकदम डार्क एज कह सकते हैं हम, ठीक है, डार्क एज कह सकते हैं। इस टाइम पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था, कोई भी डेवलपमेंट, कुछ भी चीज नहीं देखने को मिली। फिर जो हमें पहली किताब, पहली जो लिटरेचर में देखने को मिला, वो 600 बीसी से देखने को मिला था। There are several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of Harappan civilization. अब हम देखते हैं अलग अलग डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब रीजनों को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो जब हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन खत्म हुआ, उसके बाद डार्क एज आया, डार्क एज के बाद फिर हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलती है। This was also the period during the Rig Veda was composed by people living along the Indus and its tributary. अब इस दौरान पे 600 बीसी से लेकर 600 सीई तक क्या होता, हमें ऋग्वेदा का जो कॉम्पोजिशन देखने को मिला था। ऋग्वेदा क्या है? इससे पहले सबसे पहली बात, लिखा किसने था? इन्हें लिखा था जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो लोग रहते हैं, उनने लिखा था। Agriculture settlement emerged in many parts of the subcontinent including North India, the Deccan Plateau, the part of Karnataka. अब हम देखते हैं कई जगहों पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब लोग अब सेटल लाइफ जीना ज्यादातर शुरू करें। कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, कर्नाटका में, डेक्कन प्लेट्यूज में। Besides, there is evidence of pastoral population in Deccan and the further south. अब हम देखते हैं कि सेटलमेंट तो हो रही है, एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें पैस्टरल का पॉपुलेशन भी ग्रोथ होती हुई देखने को मिलती है डेक्कन एंड सदर्न हिस्सा में, ठीक है। अब ये इंडिया है, ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये हमारा सदर्न हिस्सा हो गया, ये वाला जो शेडेड कर रहा हूं, ये हमारा सदर्न हिस्सा हो गया। ये बात समझे? यहाँ पे हमें पेस्टल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। पेस्टल कौन थे? जो जानवरों को भी खाना खिलाते हैं, उनकी भी ग्रेजिंग वेजिंग करते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ में, ठीक है। ये बात समझे? New modes of disposal of death including the making of elaborate stone structure known as megalith. अब हुआ क्या कि जो लोगों की डेथ बॉडी होती थी, उन्हें डिस्पोज करने के भी नए नए तरीके आ गए। जैसे कि एक मेगालिथ बोल रखा है, emerge in the central and southern India for the first time millennium BC, for the first millennium BC. अब मेगालिथ होते गए, यहाँ पे अगर डेड बॉडी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे बंदा है, उसकी डेथ हो गई है, अब उसे यहाँ पे दफना दिया, उसके आसपास क्या करेंगे? ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स लगा देंगे, ठीक है। ये हम देखने को, तो ये जो बड़े बड़े स्टोन्स है, ये वगैरह वगैरह, इसे हम क्या कहते हैं? मेगालिथ्स कहते हैं। बात समझ रही? ऐसा कॉन्सेप्ट हमें इस टाइम पे मर्ज होता हुआ देखने को मिलता है। इन मेनी केसेस द डेड वर बरीड विद रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। अब पुराने टाइम में क्या था, हड़प्पन में हम देखा था, कुछ हमें रिच वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, हमें ज्यादातर महंगी चीजें देखने को नहीं मिलती, लग्जूरियस गुड हमें वहां डेथ बरियल में देखने को नहीं मिलते। बट यहाँ पे हमें जैसे आयरन टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, ये भी हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं। मतलब रिच रेंज ये नहीं कि महंगे महंगे टूल्स, इसका मतलब ये है कि मतलब ज्यादातर रिच रेंज, मतलब बहुत ज्यादातर टूल्स या बहुत ज्यादा वेपन्स हमें देखने को मिलते हैं। From 6th century BC, there is evidence that there were no trend as well. There were other trends. मगर नो कहां से आ गया? 6th century BC में हमने कुछ अलग से ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। वो ट्रेंड्स क्या है वो पढ़ेंगे हम। Perhaps the most viable was the emergence of early states, empire and the kingdom. अब वो ट्रेंड ये है कि हमें स्टेट्स का इमर्जन देखने को मिलता है, एम्पायर्स का इमर्जन देखने को मिलता है, किंगडम्स इमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। Underlying these political process were other changes evident in way in which the agriculture production was organized. अब हम ये देखते हैं कि कई जगह पे क्या था, जो प्रोडक्शन होता था, क्या क्रॉप उगाना है, कितना उगाना है, कहाँ पे उगाना है, इस टाइप के हमें चीजें देखने को मिलती है। मतलब एक टाइप से जो क्रॉप पैटर्न था वो ऑर्गेनाइज वे में हमें देखने को मिलता है। Simultaneously, new towns appeared most throughout the subcontinent. अब हमें नए नए टाउन्स देखने को मिलते हैं इन सबकॉन्टिनेंट में। Historians attempt to understand these development by drawing a range of sources. अब हिस्टोरियंस इन डेवलपमेंट को कैसे पहचानेंगे, इन डेवलपमेंट को कैसे एक सीरीज में रखेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंस्क्रिप्शन का यूज करेंगे, टेक्स्ट का यूज करेंगे, जो किताबें लिखी गई थी, कॉइन्स का यूज करेंगे, जो इस टाइम पे कॉइन्स प्रिंट हुए थे, विजुअल मटेरियल्स का यूज करेंगे, जो हम देख सकते हैं सिर्फ हम, लाइक कि कोई भी
पड़ी हुई चीज होगी, पॉट हो गई या फिर कोई भी मटेरियल जो रिमेन्स हो गया, उसका हम यूज कर सकते हैं। As we will see, this is a complex process. You will notice that these sources do not tell the entire story. अब जो इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट है, कॉइन्स है, विजुअल मटेरियल्स है, ये सब के कभी भी किसी भी एम्पायर के बारे में कंप्लीट स्टोरी बता नहीं सकती है। क्या पता है इन सब में सिर्फ अच्छा ही अच्छा लिखा हो, बुरा ना लिखा हो, सिर्फ बुरा ही बुरा लिखा हो, अच्छा ना लिखा हो, या बुरा थोड़ा अच्छा लिखा हो बट कंप्लीट ना हो। तो इस टाइप के हमें सोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, इस टाइप का भी इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिक्चर देख लो, यहाँ पे ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन कहाँ का है? सांची मध्य प्रदेश का है, जो कि हमें 2nd सेंचुरी बीसी में मिला था। ठीक है, ये अगर ध्यान से देखो, ये देखो वाई, उल्टा वाई है, ये वी, ये ई, ये क्या होगा? ये पी हो सकता है शायद, ये टी, ये एस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये एच हो गया शायद, ठीक है, ऐसे करके मतलब कुछ भी वो डिपेंड करेगा, ऐसे मैंने तो मजाक के लिए बोला था। ठीक है, सबसे पहले चीज यहाँ देख लो, एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो भी इंसान किसी भी इंस्क्रिप्शन को पढ़ता है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं, उसकी पढ़ाई को एपिग्राफी कहते हैं। सम ऑफ द मोस्ट, अब हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिप एंड पियादसी। सम ऑफ द मोस्ट मॉन्यूमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक पार्ट इन 1830s। अब क्या था कि जो सबसे बढ़िया डेवलपमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो हमें 1830s में देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एपिग्राफीज में, मतलब इंस्क्रिप्शन पढ़ने में। दिस वॉज व्हेन द जेम्स प्रिंसेप, एक बंदा आता है उसका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप, एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये क्या होता है? जेम्स प्रिंसेप कौन होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर होता है। डेसिफर ब्राह्मी एंड खरोष्टी, टू स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लियर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। अब इस जेम्स प्रिंसेप ने क्या था? ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेसिफर द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट होती क्या? अब देखो, ये बी है, ये की है, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी में क्या होता है? यहाँ से वो होता है, लेफ्ट से शुरू होता है लिखना और राइट पे जाके खत्म होता है। बट जो खरोष्टी है उसमें क्या होता है? राइट से शुरू होता है और लेफ्ट में जाके, ओ सॉरी गलत हो गई, राइट से शुरू होता है और लेफ्ट में जाके खत्म होता है। बात समझ आई? इन दोनों में बस यही अंतर है, ब्राह्मी में लेफ्ट से शुरू होकर राइट में खत्म होता है और खरोष्टी में राइट से शुरू होकर लेफ्ट में खत्म होता है। ठीक है, ये चीज आ गई। इन दोनों जो स्क्रिप्ट थी इसे किसने डेसिफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था। He found that the most of these mentioned a king referred to as पियादसी। अब इसने एक चीज नोटिस की, इन सारे इंस्क्रिप्शन में ना एक चीज बहुत बार ज्यादा लिखी गई थी, वो थी पियादसी। अब पियादसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड है, मतलब किसी का बहुत ही क्लोज, चाहने वाला, ये कह सकते हैं। मतलब राजा को एज ए डिनोट किया गया था कि ये क्या है, एक लोगों के बहुत करीब रहता है, लोगों के बहुत चाहने वाला है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, भगवान के बहुत करीब का है। ठीक है, तो इस टाइप की डिपिक्शन हमें देखने को मिली थी इस दौरान पे। देयर वर इंक्रिप्शन विच ऑल्सो रिफर टू किंग एज अशोका, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि किसके बारे में बताता है? अशोका के बारे में बताता है कि अशोका क्या था, कैसा था। अब अशोका कौन है? अशोका एक बहुत ही फेमस रूलर है, किस टाइम? नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो अशोका ने जो बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था तो उसके बारे में काफी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया था। तो उन बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है अशोका एक बहुत ही फेमस रूलर था उस टाइम पे। This gave a new direction to investigation into early Indian political history as Europeans and Indian scholars used inscription and text to composed in a variety of language to reconstruct the lineage of majority dynasty that had ruled the subcontinent। अब देखो इसमें बोला क्या गया? इसमें ये बोला गया कि जब ये डेसिफर होनी चीज शुरू हुई तो हमें एक नया रास्ता दिखा। नया रास्ता की चीज कि हम अब अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है, ये टेक्स्ट है, हमें किस लैंग्वेज, मतलब लाइक कि किस राजा के बारे में बता रहा है, कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। मतलब एक बेसिकली ये बता सकते हैं कि हमें एक नया डायरेक्शन मिला कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग तरीके से देख सकते हैं कि उस सब कॉन्टिनेंट में कौन सा राजा था, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती, किस टाइप का रूल होता हुआ करता था। तो और किस राजा के बाद ए के बाद बी आया या बी के बाद डी आया या डी के बाद ई आया, ये जो चीजें हैं हमें पता करने में आसानी होगी जब हम चीजों को पढ़ने लग गए थे। As a result, the broad contour of political history were in place by early decades of the 20th century। अब क्या था, ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी ये अब अरेंज वेज में आने लगी, मतलब एक सीक्वेंस में हम ना उस हिस्ट्री को देखने लग गए थे कि पहले ये इंसिडेंट हुआ होगा, पहले इंसिडेंट 1 हुआ था, फिर इंसिडेंट 2 हुआ था, इंसिडेंट 3, अब इंसिडेंट 4। तो इस सीक्वेंस से हम क्या होता है, हिस्ट्री को अब समझने और देखने लग गए थे। पहले तो हमें हिस्ट्री समझ नहीं आई थी, बट जब हम चीजों को पढ़ने लगे, जब हम स्क्रिप्ट्स को डेसिफर करने लग गए तो हमें धीरे करके चीजें पता चलने लगी।
अभी बताऊं, ये जो स्क्रिप्ट्स जो और इंस्क्रिप्शन जो पढ़ी गई है, ये हड़प्पन टाइम की नहीं है। कहीं आप सोचो हड़प्पा की स्क्रिप्ट्स को पढ़ लिया था, नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये इस टाइम की 600 बीसी से लेके 600 सीई तक की स्क्रिप्ट्स को पढ़ा गया था। Subsequently, scholars began to shift their focus to context of political history, investigating whether there is a connection between the political change and economic and social development. अब क्या था, जो स्कॉलर्स थे वो क्या कहते, इन अब ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर चुके थे, उनका जो फोकस था वो किस पे आ गया था, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आ गया था। अब वो इस चीज की छानबीन करने लगे, इस चीज का इन्वेस्टिगेट करने लगे कि क्या कोई रिलेशनशिप था किसी के पॉलिटिकल रूल में, उसके सोशल रूल में, इकोनॉमिक रूल में। मतलब कि क्या हम ये मान सकते हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, इन तीनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा, ये चीज की लोग खोज करने लग गए। इट वॉज सून रियलाइज दैट वाइल देयर वॉज लिंक्स, दीज वर नॉट ऑलवेज सिंपल एंड डायरेक्ट। अब हमें ये पता चला कि इन तीनों के बीच में ना कुछ लिंक तो थे, बट ये सिंपल और डायरेक्ट नहीं थे। मतलब कि ये नहीं था कि ऐसे कि इकोनॉमी खराब होगी तो पॉलिटिक्स बदल जाएगी, पॉलिटिक्स खराब हुआ तो सोशल लाइफ लोगों की चेंज रहेगी। ऐसा कोई ज्यादा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था, बट थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था। मतलब थोड़े बहुत इन तीनों के बीच में कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करना है अर्ली स्टेट की। अब क्या था, स्टेट्स का हमें इमर्जेंस देखने को मिला था। हमें आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में ना, कहाँ गया, चल जा, एक मिनट, हाँ ये रहा। हमें इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जेम्स विंसेंट था, इसने ब्रह्मी खरोष्टी को लैंग्वेज को क्या किया था, डेसिफर किया था, पियादसी, और उसका मतलब क्या है। ठीक है, इतना ही बस हमें जानने की जरूरत है इस वाले पैराग्राफ में। अब हम बात करने वाले अर्ली स्टेट की। कौन सा सबसे पहला हमें स्टेट यहाँ पे इमर्ज होता हुआ देखने को मिला था, द 16th महाजनपदास। अब आप एक चीज देखो, एक होता है जनपद, ठीक है, एक होता है महाजनपद। महाजनपद, जनपद हो गया स्मॉल लैंड प्लस स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। महाजनपद क्या होता है, बिग लैंड, ठीक है, बिग लैंड प्लस बिग पॉपुलेशन। ये बात समझ लगी कि महाजनपद और जनपद में क्या फर्क है। जनपद में हो गया स्मॉल लैंड प्लस स्मॉल पॉपुलेशन, महाजनपद में बिग लैंड प्लस बिग पॉपुलेशन हमें देखने को। तो यहाँ पे 16 महाजनपद की बात की, 16 ऐसी जगह है जहां पे बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, बड़ी बड़ी टेरिटरी थी, और उनकी बड़े बड़े ज्यादातर लोग रहा करते थे। द 6th century BC is often regarded as a major turning point in the अर्ली इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब क्या था कि इंडियन, अब 6th century BCE में हुआ क्या कि ये एक ना बहुत ही ज्यादा हमें टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री में। क्या टर्निंग पॉइंट है हम देखते हैं। इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट सिटीज, द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा। इस टाइम पे होता क्या है, हमें स्टेट्स एमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं, सिटीज एमर्ज होती हुई देखने को मिलते हैं, आयरन का ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलता है, हमें सिक्के बनते हुए देखने को मिलते हैं, और बहुत कुछ देखने को मिलता है। It also witnessed the growth of diverse system of through including Buddhism, Jainism। अब हमें इस टाइम पे बुद्धिज्म, जैनिज्म भी इमर्ज होते हुए देखने को मिलता है। हमें जो सोर्सेज है कि इस टाइम पे क्या होता है, हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिज्म टेक्स्ट से भी देखने को मिलता है। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, see also chapter 4 mention among these things 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद। अब क्या था, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में भी ना हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। अब इन जनपद का नाम क्या, जैसे वाजी, मगध, कौशला, कुरु, पंचाल, गंधारा, अवंती, ये सब क्या, ये ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 जो महाजनपद हमें बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिलते हैं, बट कई अलग अलग बुक्स में हमें 21 महाजनपद, कई में 15 महाजनपद ऐसे भी देखने को मिले हैं। बट इन 7 का हमें प्रोमिनेंट नाम देखने को मिला हर जगह पे। क्लियरली देयर वर अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। अब इससे हमें साफ पता चलता है, अगर हर किताब में इन 7 महाजनपद का नाम है तो इससे पता चलता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट माने गए होंगे। While most महाजनपद were ruled by king, some known as Gana and Sanghas were oligarchies, where power was shared by a number of men, often the collective rules of राजा। अब बोला गया महाजनपद को ना एक राजा ही रूल करेगा, कोई एरिया है, बड़ा एरिया है, उस पे एक ही राजा होता है कि नहीं, और वो राजा क्या करता है, अपनी पूरी टेरिटरी पे कब्जा करता है। बट कई जगह पे हमें ओलिगार्ची रूल देखने को मिलता है, मतलब घना संघ यही चीज बोली गई, स्टेट्स में हमें कई जगह पे जो हमें ओलिगार्ची रूल देखने को मिलता है। ओलिगार्ची रूल क्या होता है, जहां पे एक से ज्यादा राजा रूल करते हैं। मतलब ये टेरिटरी है, यहाँ पे 1 2 3 या 2 से ज्यादा, 1 या 2 या 3, मान लो 4 या 5 राजा है,
छह सात भी राजा हो सकते, मतलब हमें ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ राजा है, बट उनपे क्या है कि वो सात, दो, तीन, चार जितने भी राजा वो कलेक्टिवली रूल किया करते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल ये वाजी का है, ठीक है। ये जो वाजी है ना, इसमें माना जाता है कि ये ओलिगाची रूल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास। ये जो बोथ महावीरा है और बुद्धा जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, इस घना से बिलोंग करते हैं, मतलब इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सम इंस्टेंस एज इट वॉज केस इन वाजी संघा। अब हमें कहाँ देखने को मिलता है, वाजी में देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा राजा रूल करते थे। द राजास प्रॉब्ली कंट्रोल द रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। अब राजाओं के पास क्या कंट्रोल होता है, लैंड का अच्छा खासा कंट्रोल उनके पास होता था। Although their histories are often difficult to reconstruct due to lack of stories, some of these states lasted for nearly 1,000 years. अब बोला गया कि अब हम इनकी हिस्ट्री को तो अच्छे से कनेक्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे सोर्सेज है नहीं, जो भी सोर्सेज है थोड़े मोड़े सोर्सेज है। तो इस बट माना जाता है कि जो स्टेट्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक क्या अपना राज, मतलब अपना जो एम्पायर है चलाते रहे थे। ईच महाजनपद हैज अ कैपिटल। अब हर एक महाजनपद के पास क्या है, अपनी एक कैपिटल होती थी, विच वॉज ऑफ्टन फोर्टिफाइड, जो ज्यादातर क्या होती थी, किलाबंदी होती, जिन्हें चारों तरफ दीवारों से घेरा जाता था। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब जो उनकी कैपिटल है उन्हें फोर्टिफाई कराना, उसे सिक्योर रखना, अपनी इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन रखना, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को खुश रखना, इसके लिए हमें अच्छे खासे सोर्सेज की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं कि एकदम बना लिया, कोई पैसा खर्च ही नहीं होगा, कोई मुझसे बात ही नहीं करेगा कि सर मेरी सैलरी दे दो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। आपको सैलरी भी देनी है, आपको आर्मी मेंटेन करनी है, आपको अपनी सिटीज को भी सुरक्षा रखना है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है जहां से हमें पैसे मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे वही लिखा है, जनपद मीन्स अ लैंड वेयर जना इज सेट टू फुट सोल्जर्स, इट वर्क एज अ प्राकृतिक लैंग्वेज, ठीक है, सेट इज फुट और सोल्जर, ठीक है, छोड़ो। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे आपको आप कुछ प्रोमिनेंट नाम जैसे आपके मैप में आ सकता है, तक्षशिला, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, कुरु, पंचाल, कोशाला, काशी, वाराणसी, ठीक है, और क्या है, उज्जैन, अवंती, मथुरा भी आ सकता है शायद, ठीक है, कुशीनगर, वाजी, मगध, राजगिरी, अंगद, चंपा हो गया, ठीक है, वैशाली, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये आपके मैप में आ सकती है, इन्हें मार्क करो कहाँ पे है, ठीक है। क्या था ऊपर, भूल गए। जनपदा मीन्स द लैंड वेयर जना अ पीपल क्लैन सेट इट फुट्स फॉर सेट, अरे ये तो फ्रॉम 16th सेंचुरी, फ्रॉम 16th है, फ्रॉम द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ब्राह्मण्स बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र। अब क्या था, 6th सेंचुरी बीसी से, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी से हम ये देखते हैं जो ब्राह्मण्स है वो अपनी खुद की संस्कृत किताबें लिखना शुरू करते हैं जिसे धर्मसूत्रास कहते हैं। दीज लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स हु वर आइडली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रियस। अब हम देखते हैं कि इस धर्मसूत्रा बुक में क्या था, इसमें क्या था, रूल्स लिखे थे, ठीक है, किस चीज के रूल्स थे, ये राजाओं को फॉलो करने चाहिए या फिर जो सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं, इन सोसाइटी, ये जो सोसाइटी जो लोग हैं ये क्या करेंगे, इन रूल्स को फॉलो अप करेंगे। और ये माना जाता था कि जो राजा है वहां का जो किंग है वो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो इन रूल्स को फॉलो करवाएगा लोगों से। उसे अब क्या करना है कि अब जितने भी लोग हैं वो इस धर्म सूत्रास के हिसाब से क्या करें, इन चीजों को फॉलो करें। लेट डाउन नॉन फॉर द रूलर्स, रूलर्स के लिए क्या कहते हैं, नॉन से कहते हैं रूलर्स ये काम करवाएंगे। और रूलर्स कहाँ का होंगे, क्षत्रिय क्लैन का होंगे। देखो ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, ठीक है। ब्राह्मण्स कौन होते हैं, जो पंडित वगैरह हो गए। क्षत्रिय जो किंग्स वगैरह, माना जाता है कि जो किंग है वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्षत्रिय ही बन सकता है, ठीक है, क्षत्रिय के अलावा और कोई बन नहीं सकता। बट हम आगे देखेंगे कि हमें और भी अलग अलग रूलर्स है जो क्षत्रिय क्लैन से नहीं बिलोंग करते, वो भी हमें किंग बनते हुए यहाँ देखने को मिलते हैं। वैश्यास जो आपके हो गए, क्या कहते हैं, जो क्या हो गया, पीजेंट्स वगैरह, ठीक है, मर्चेंट्स वगैरह, ये इस क्लास में। शुद्ध जो इनके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन होती है, अनटचेबल्स, ये सब जो सबसे लोअर क्लास में आता है, जिनका प्राइम मोटिव क्या है, इन तीनों ऊपर क्लास को क्या करना है, सर्व करना है। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। अब रूलर्स को क्या करना था, इस धर्मसूत्र के हिसाब से जो भी टैक्स कलेक्शन का काम किसका था, रूलर्स का था। किन किन से टैक्स कलेक्ट करना था, कल्टिवेटर से, ट्रेडर से, आर्टिसन से, आर्टिस्ट जो पेंटिंग वगैरह या फिर जो भी अपनी नई स्किल्स को डेवलप करे उनसे। वर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्टल्स एंड द फॉरेस्ट पीपल, वी डू नॉट रियली नो।
अब बोला गया है ये जो रिसोर्सेस जो है, क्या हम पैस्टोरलिस्ट से भी इन रिसोर्सेस को लेते हैं, या जो लोग जंगलों में रहते हैं उनसे भी हम इन रिसोर्सेस को लेते थे? इस चीज का हमें भी पता नहीं है। What we do not know is that the raid on the neighboring state were recognized as legitimate means of acquiring wealth. अब हमें what we do know is, अब हमें क्या पता है? अब हमें ये पता है कि जो रेड्स होती थी, जो दूसरे स्टेट्स पे आक्रमण होता था, वो किस लिए होता था? वो इसलिए होता है कि उनकी जो वेल्थ है उसे एक्वायर करने के लिए। अब इतनी बड़ी टेरिटरी है, उसे मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कैसे आ सकता है? या तो कमाओ या तो किसी से छीन लो। यहाँ कमाया, जितना कमाया, अगर उन्हें और चाहिए तो क्या करते हैं? दूसरी टेरिटरी पे अटैक करते हैं, उनसे वो पैसे छीन लेते थे। Gradually, some states acquire standing armies and maintain regular bureaucracies. अब हम ये देखते हैं कि कुछ जो स्टेट्स है वहां पे स्टैंडिंग आर्मीज होती थी। स्टैंडिंग आर्मीज क्या हुई? जो आर्मी का काम ही यही था कि पूरे टाइम पे क्या हो, प्रैक्टिस करते थे, पूरे टाइम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और जो स्टैंडिंग आर्मी नहीं मेंटेन करते, वो लोग होते हैं जो पीजेंट्स, ठीक है, या फिर जो फार्मर्स हो गए या मर्चेंट्स हो गए, ठीक है। पूरे टाइम पीजेंट्स, फार्मर, मर्चेंट्स तो क्या काम कर रहे हैं? अपना रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। बट जैसी लड़ाई हुई, पीजेंट को मैदान में उड़ा दिया, कह रहा हूँ, उतार दिया, फार्मर्स को उतार दिया, मर्चेंट्स को उतार दिया कि जाओ और जाके अपने देश को बचाओ। इस टाइप का हमें देखने को पहले हमें देखने को मिलता है, बट अब हमें हम स्टैंडिंग आर्मी देखने को मिलती है, जो आर्मी पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसीज हमें देखने को मिलती है जो भी फिक्स्ड है। अदर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन, क्या लिखा है, एक मिनट यार, हाँ, मिलिशिया, ठीक है। Other continue to depend on militia recruited more often than not from the peasantry। वही चीज जो मैंने बताई थी कि जो दूसरे लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? पीजेंट्स पे, फार्मर्स पे, मर्चेंट्स पे, अपनी आर्मी के लिए। बट यहाँ पे हमें कुछ टाइम हम ये देखते हैं कि हमें स्टैंडिंग आर्मी भी देखने को मिली है। फर्स्ट अमंग द 16th वॉज मगध। अब हम सबसे जो प्रोमिनेंट, सबसे टॉप क्लास का महाजनपद है वो है हमारा मगध है, ठीक है। मगध हमारा क्या है? सबसे टॉप क्लास का महाजनपद देखने को मिलता है। Between the 6th and the 4th century BC, Magad became the most powerful महाजन। अब हम 6 से लेके 4th century BC के बीच में, 600 BC से लेके 400 BC के बीच में जो सबसे पावरफुल महाजनपद हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? मगध है, ठीक है। आज के टाइम पे कहाँ है? प्रेजेंट डे बिहार में। अगर आप मैं मैप देखो, इस मैप में आपको मगध कहाँ देखने को मिला? यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये जो बॉक्स बना रहा हूं मैं, ये क्या है? हमारा मगध, ठीक है। ये कहा आज के टाइम पे हमें बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन्ड दिस डेवलपमेंट इन अ वेराइटी ऑफ वे। मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोड्यूस्ड। अब हम ये देखते हैं कि मगध इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना। मगध का जो पावर है, जो हम कहते हैं इतना सबसे प्रोमिनेंट है, वो किस किस रीजन की वजह से? पहला रीजन क्या है? देखो, पहला रीजन क्या है? अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोड्यूस्ड। एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोड्यूस्ड, वही चीज। ये अगर आप यहाँ देखो, इसके पास में बिहार, यूपी में, अगर आज के टाइम पे भी देखो, आप एक चीज ये नोटिस करोगे, मिटा दो पहले थोड़ा, ठीक है। आप ये चीज करोगे, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नदियां बहती हैं। अब मगध में देखो, आप इस ये एरिया देखो, इस एरिया में हमें ट्रिब्यूटरी ज्यादा देखने को मिल रही है, ये आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो लैंड होगी वो क्या होगी? फर्टाइल लैंड होगी। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों को खाने को मिलेगा, बेचने को मिलेगा, पैसे आएंगे कंट्री के पास। दूसरा क्या बोला गया? बिसाइड आयरन माइंस स्पेशली इन प्रेजेंट डे झारखंड वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। अब दूसरा क्या है? आयरन माइंस। आयरन माइंस क्या करती हैं? अब आयरन माइन से क्या निकलता है? आयरन ओर। आयरन ओर को क्या होता है? उसे रिफाइन करके आयरन के वेपन्स बनते हैं। तो इसकी वजह से हम देखते हैं आयरन टूल्स और वेपन्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, जो एक बूस्ट प्रोवाइड करता था मगध की आर्मी को। तीसरा क्या है? तीसरा ये है एलिफेंट्स। आप कहोगे सर हाथी कैसे? क्योंकि जब भी जंग होती थी ना, उसमें हाथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। Elephants, an important component of the army, were found in the forest in the region। अब इस जगह पे जहाँ पे पानी है, जमीन है बहुत बड़ी, झारखंड, बिहार, आप देखो बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे, ठीक है। आज के टाइम पे आप बिहार छोटा सा देखोगे, वरना पिछले टाइम वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, झारखंड, यूपी का कुछ हिस्सा, ये सब क्या था? बिहार में आता था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे, बहुत घने घने जंगल, तो उसमें एलिफेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, अबंडेंस में मिलते थे। और एलिफेंट्स का एक अच्छा खासा रोल होता था आर्मी के कंटिजेंट में। Also, the Ganga and its tributary provide means of cheap, convenient communications। अब क्या था? जो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इससे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था, उससे सामान का आदान प्रदान हो सकता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। इसकी वजह से उन्हें चीप ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम मिल गया था। ये चौथा हो गया।
However, early Buddhist and Jain writers who wrote about Magad attribute his power and politics and policies of individuals. Ruthless, ambitious king of whom Bimbisara, Ajatashatru, Maha Padmananda were the best known, and their ministers who helped implement these policies. अब बोला गया है, देखो कि जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये बोला है कि बेशक आप कुछ भी कह लो कि ये 4 रीजन हो सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? उनके किंग्स, उनके रूथलेस किंग्स, जैसे कि बिंबिसारा, अजात शत्रु, ठीक है, महापद्मानंदा। ये सब हम देखते हैं कि ये जो किंग्स थे ना, वो अपने टाइम पे बहुत ही पावरफुल, अपने टाइम पे बहुत ही विजनरी लीडर्स हुआ करते थे, और उनके मिनिस्टर्स भी बहुत ही कमाल के हुआ करते थे, जिनकी पॉलिसीज की वजह से मगध सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल महाजनपद बन के एमर्ज हुआ था। इनिशियली स्टार्टिंग में राजगढ़, अ प्राकृत नेम फ्रॉम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, वाज द कैपिटल ऑफ मगध। अब पुराने टाइम में मगध के कैपिटल कौन थे? राजगढ़। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग। इसका मतलब क्या है राजगढ़ का? राजा। देखो राजा गह, राजा क्या हो गया? किंग, गह मतलब हाउस, ठीक है, राजा मतलब किंग, दी हाउस ऑफ द किंग, ठीक है, या फिर जो किंग, जो हाउस जहां पे किंग रहता है, तो इसलिए उसे राजगह बोला गया था। राजगह वॉज फोर्टिफाइड settlement located along the hill. Later in the 4th century, the capital was shifted to Patliputra. अब क्या था? राजगढ़ कौन सी जगह जहां पे वो एक अच्छा खासा फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। हमने ये पढ़ा था कि जो भी कैपिटल होती थी किसी भी महाजनपद की, वो क्या होती? फोर्टिफाइड होती। तो वैसी राजगढ़ भी फोर्टिफाइड था। बट 400 सेंचुरी ई में देखते हैं, 600 से 400 की बात की है। 400 बीसी में क्या होता है? जो कैपिटल होती है वो कहाँ चेंज हो जाती है? पाटलिपुत्र में चेंज हो जाती है, प्रेजेंट डे पटना में। कमांडिंग रूट्स फॉर कम्युनिकेशन लॉन्ग द गंगा, क्यों शिफ्ट होती है? क्योंकि पाटलिपुत्र के पास से बहती थी गंगा, और वहां से कम्युनिकेशन रूट्स के लिए अच्छा खासा उन्हें एडवांटेज मिलता था, इस वजह से उन्होंने वहां पे कैपिटल अपनी शिफ्ट चेंज कर दी। ठीक है, तो अभी के लिए हम पार्ट 1 में इतना ही खत्म करते हैं, वरना ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ज्यादा लंबी तो क्या ही है, आधा पौना घंटा तो दे ही सकते हो। 3 और क्या है, 4 और 5, बस छोटा सा चैप्टर। 6 भी है, चलो ठीक है, हमारी 2 से 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। 7, ठीक है चैप्टर की लेंथ है। ठीक है, चलिए अभी के लिए मिलते हैं। जय हिंद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।